कहां तक पढ़ा था हमने? इंटरेक्शन सारा पढ़ लिया है हमने, है ना। और ये भी बता दिया था मैंने कि इंटर और इंट्रा में हमेशा इंटर का ज्यादा होगा हर चीज। बात समझ में आया ना? किसकी सबसे ज्यादा होगी? इंटर की। देखो आगे बढ़ते हैं। एक लाइन लिखो बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड is directly proportional to electronegativity value of non metal। अभी तक हमने पता है क्या कंपैरिजंस किए हैं? अभी तक हमने कंपैरिजंस किए हैं कि जैसे एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ना, या फिर एक में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात करना चाहते हैं जिनमें सब में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो जैसे जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है ना बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नॉन मेटल, जो नॉन मेटल उससे कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे मान लो इसके पास लिखा हुआ है FHF, ठीक है, और OHO और NHN। ये तो मैंने समझा ही दिया था आपको कि हमारा क्या कहते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कहां कहां कैसे कैसे क्या क्या होगी, ये तो सब समझ लिया था हमने। अब यहां पर हाइड्रोजन जिससे कोवलेंटली बॉन्डेड है, अगर वो एटम भी चेंज हो रहा है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी उसमें उसका हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। सबसे बड़ा फैक्टर हमेशा पोलैरिटी ही होगा। पोलैरिटी मतलब कौन हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा पॉजिटिव बना सकता होगा, कौन हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा पॉजिटिव बना सकता होगा। अब जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है OHN OHO और OHF, ये लिखा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हाइड्रोजन को पॉजिटिव बनाने वाला फैक्टर है वो तो सेम है, हाइड्रोजन को पॉजिटिव बनाने वाला फैक्टर तो सेम है। अब लोन पेयर डोनेट करने वाला एटम हमारा क्या है? अलग अलग है। अगर ये सेम नहीं होता तो हम इसी से आंसर देते जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वही हो जाता, लेकिन यहां पर ऐसा है। तो सबसे अच्छे से लोन पेयर कौन शेयर कर सकता है? नाइट्रोजन। तो सबसे अच्छे से नाइट्रोजन करेगा, फिर ऑक्सीजन करेगा, फिर फ्लोरीन करेगा। तो कुल मिलाकर प्रेफरेंस हमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना है पोलैरिटी को। और पोलैरिटी मतलब कौन हाइड्रोजन को पॉजिटिव चार्ज बना रहा है। पोलैरिटी के बाद डोनर एटम, क्लियर है? उसके बाद जैसे मान लो मेरे पास लिखा है FHN OHN NHN, तो इसमें तो सबसे बड़ा वही पोलैरिटी से ही होगा। ये बात समझ में आया? समझ गए ना क्या कहा गया?
तो सबसे बड़ा फैक्टर पोलैरिटी, मतलब हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा पोलर बनाना। उसके बाद क्या देखना है, डोनेशन। क्लियर है, लिख लें। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। चले, लिख लिया। अब देखो जरा, जैसे कुछ और क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं, है ना। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है NHF और OHO, तो यहां पर हम कौन से फैक्टर को, पोलैरिटी को बड़ा मानेंगे। पोलैरिटी अगर चेंज है तो हम पोलैरिटी के अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे, और आंसर ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, पोलैरिटी। बच्चों अभी ना, कल भी आपकी 3 क्लास होंगी, वो टाइम टेबल में शायद 2 है अभी, पता है। अच्छा 3 है, ठीक ठीक, परसों तो 3 हो गई है ना। अब यहां पर ये, एक मिनट, ये गलत लिख दिया मैंने शायद, NHF और OHO, NHF, तो फिर तो ये आएगा ना, समझ में आया। NHF और OHO, हम डिसाइडिंग फैक्टर किसे मान रहे हैं, पोलैरिटी को, मतलब कौन हाइड्रोजन को ज्यादा पोलर बनाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है FHN और OHO, इसमें भी हमारा बड़ा फैक्टर पोलैरिटी होगा। इसमें भी हम सबसे बड़ा फैक्टर हम पोलैरिटी मानेंगे, बोलो यार। उसके बाद लिखा हुआ है FHO और OHN, इसमें क्या हो जाएगा, पोलैरिटी। क्लियर है, तो हम सबसे बड़ा फैक्टर पोलैरिटी मानेंगे। पोलैरिटी सेम आ जाएगा तो डोनेशन, और डोनेशन कैसे देखते हैं, ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और सल्फर वगैरह तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे ही नहीं, ये बात समझ में आ रहा है। सल्फर वगैरह तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन को सफिशिएंटली पॉजिटिव नहीं बना पाएंगे। लिख लेंगे। चले आएंगे। अब देखो जरा, एक टर्म हमको डिफाइन करना है बच्चों, दैट इज एग्रीगेट, सॉरी,
that is aggregate value of hydrogen bond equal to number of hydrogen bond per molecule into strength of hydrogen bond into strength of हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है, समझ गए? ये लिखो आप, फिर इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम। एक लाइन लिखो बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट कॉमा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल, मेल्टिंग पॉइंट कॉमा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एग्रीगेट वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, aggregate value of hydrogen bond and not only strength of hydrogen bond, not only strength of hydrogen bond। क्लियर है? अब यहां पर अभी तक क्यों नहीं देखा ऐसा? क्योंकि अभी तक या तो एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता था, एक में नहीं होता था, या फिर एक में इंटर होता था, एक में इंट्रा होता था। अब ये किन क्वेश्चंस के अंदर देखना पड़ेगा? जिनमें सब में इंटर हो रहा हो। क्वेश्चन लिखो, अरेंज फॉलोइंग स्पेसीज in increasing order of extent of hydrogen bond, order of extent of hydrogen bond, extent of hydrogen bond, ब्रैकेट में लिख लेना बॉइलिंग पॉइंट, यही बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर होगा। H2O, H2O2, HF, NH3, H2O, H2O2, HF और NH3, है ना? अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो है क्या कि अगर आपसे मैं डायरेक्ट यहां से पूछूं तो आप कहोगे कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा HF का होगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। अब समझना मेरी बात को कि होता क्या है। जैसे यहां पर H2O2 से बात करो, H2O2 से अगर हम बात करेंगे तो ये ऐसा, अब इसके अंदर ऐसा कुछ, तो मैं ऐसा बोलूंगा इसके अंदर कि 6 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, यही हो रहा है, ऐसा कुछ होना चाहिए।
है ना। और अगर मैं बात करूंगा H2O से, तो H2O के अंदर कितने 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, है ना। अगर हमने बात किया HF से, HF को तो जानते ही है, ऐसा कुछ, है ना। तो कितने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। और NH3 भी जानते हैं, कल सिखाया था, ऐसा कुछ। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। तो अगर हम यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसके पास चले जाते हैं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के पास चले जाएंगे तो सबसे ज्यादा H2O2, फिर H2O, HF, फिर NH3। और अगर हम स्ट्रेंथ पे जाएंगे तो स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा तो HF है। H2O2 और H2O की स्ट्रेंथ थोड़ा सा याद रखना आप, बात समझ में आ रहा है। तो H2O2 और H2O की स्ट्रेंथ में H2O ज्यादा होता है और NH3। तो ओवरऑल इन दोनों को कंबाइन करके बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा तो H2O2 का आता है, फिर H2O का आता है, फिर HF का आता है, और फिर NH3 का आता है, ऐसा होता है। तो ये आपको पता ही नहीं होगा कि H2O और HF में बॉइलिंग पॉइंट H2O का ज्यादा होता है। हम अकेले स्ट्रेंथ से आंसर दे देते हैं, जो कि गलत है। क्लियर है क्या कहा जा रहा है, लिख लें।
ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? H2O का होता है। बात समझ में आया? एक बात और समझो आप जैसे एक होता है बच्चों CH2OH और CHOH और CH2OH, इसको कहा जाता है ग्लिसरॉल। बात समझ में आया? और एक होता है CH2OH और CH2OH ग्लाइकोल। यहां पर हमको ये लगता है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, लगता है ना हमको ऐसा, क्योंकि यहां पर ये दिख रहा है आपको, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो ग्लिसरॉल होता है ना, ये बच्चों ऐसे रहता है, OH OH और ये हमारा CH2OH। तो यहां पर ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सारी की सारी इंटर ही होती है। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इसी का ज्यादा होगा। ये बात समझ में आया? सारी की सारी स्ट्रेंथ तो दोनों की सेम ही होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा हो रही है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ग्लिसरॉल में। तो ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल में ग्लिसरॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनते हैं। समझ में आया? लिख लें। लिख भी सकते हैं या नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल इक्वल टू 6 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल इक्वल टू 4। क्लियर है? समझ गए? आगे चलते हैं। एक लाइन लिखो, एक्सप्लेन एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्चुअल में बच्चों आपने सुना होगा कि पानी की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। सुना है ना ये? अब ऐसा क्यों होता है? हम स्ट्रक्चर ऑफ आइस से थोड़ा सा सीखते हैं। जैसे मान लो ये OH है OH और ये H, ठीक है ना? अब ये हमारा H, ये हमारा H, ये ऐसा, ये हमारा ऐसा, ठीक है? और ये ऐसा, हाइड्रोजन ऐसा, ठीक है? और ये हमारा ऐसा है ना? और
ऐसा, समझ में आ रहा है ना। फिर ये हमारा ऐसा, ये हमारा ऐसा, क्लियर है। फिर हमारा ये ऑक्सीजन के साथ ऐसा, ये हमारा ऐसा, ऐसा कुछ चल रहा है। तो बच्चों हो क्या रहा है, एक ऑक्सीजन में दो तो कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं। तो ऑक्सीजन के पास हम कैसे कह सकते हैं दो टाइप के हाइड्रोजन है, एक कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, एक हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। अब यहां पर ये हमारा वैकेंट स्पेस पड़ा रहता है, ये हमारा क्या पड़ा रहता है, वैकेंट स्पेस। और ये हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो इस स्ट्रक्चर को हम जब हीट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, टूटना चालू हो जाते हैं। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। तो मास तो उतना का उतना ही रहता है। अब जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना चालू हो गए, तो मॉलिक्यूल पास आना चालू हो जाएगा। और जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका, तो वो एक्सपेंड भी होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है वो। तो जब आप 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक जाते हो ना, तो कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट डोमिनेट होता है। मींस कम ज्यादा हो रहा होगा, एक्सपेंड कम होगा, तो ओवरऑल डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद एक्सपेंशन इफेक्ट डोमिनेट होगा। क्यों? क्योंकि जितने हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने होंगे वो लगभग लगभग बहुत सारे टूट चुके होंगे, अब उसके बाद तो एक्सपेंड ही ज्यादा होगा। ये बात समझ में आया। तो यहां पर पानी के लिए जो डेंसिटी है और जो टेम्परेचर है उसका जो रिलेशन होता है, ये हमारा 4 डिग्री सेल्सियस, तो ये ऐसा कुछ पैटर्न जाता है और ये हमारा ऐसा कुछ पैटर्न जाएगा। और यहां पर डेंसिटी कैसी आएगी, मैक्सिमम। यहां पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट डोमिनेट्स, कॉन्ट्रैक्शन डोमिनेट्स। और यहां पर एक्सपेंशन डोमिनेट्स। लिखें ये।
चले आएंगे। तो ये सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, क्लियर है आपको। एक और होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जितने भी सीखे ये सब अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड है, दो साइड अलग अलग। बात समझ में आया। एक होता है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड को हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड को आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन ये भी कहा जाता है। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी अगर कहा जाएगा सिमेट्रिकल को, इसका एग्जांपल देखो, KHF2 ये एग्जिस्ट करता है, KHCl2 और इसके नीचे वाले एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो ये जो KHF2 है ये कैसे एग्जिस्ट करता है, K पॉजिटिव हो गया और HF2 नेगेटिव हो गया, है ना। इसका जो आयन डाइपोल इंटरेक्शन का जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी अप्रॉक्स इक्वल टू कोवलेंट बॉन्ड। आयन डाइपोल के अंदर जो बॉन्ड एनर्जी होगी जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, KHF2। ऐसा बात समझ में आया। आयन डाइपोल, दैट इज आयन डाइपोल। और कहां पे बन सकता है, जैसे मान लो C डबल बॉन्ड C H और ये H, ये हमारा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ये हमारा C डबल बॉन्ड O OH, ये जो इंटरेक्शन है दैट इज आयन डाइपोल। ये बात समझ में आया। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो ये काफी स्ट्रॉन्गर होता है। लिख लें, क्लियर है। दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो आयन डाइपोल वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। चले आएंगे, देख लिया। नेक्स्ट, अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। इंटरेक्शन सारा खत्म है, सारे क्वेश्चन बना लो। कुछ मैंने बातें आपको कल बताया था, नोबल गैस पानी में जाएगा तो उन दोनों में इंटरेक्शन देखना है, ना कि नोबल गैस में इंटरेक्शन देखना है। बात समझ में आ रही है ना। बेंड्स रूल, बेंड्स रूल सबसे पहले तो कहां लगेगा, नॉन रेगुलर ज्योमेट्री में। दूसरी बात वहां लगेगा कि ज्योमेट्री तो रेगुलर है लेकिन दो टाइप की चीजें प्रेजेंट हो सेंट्रल एटम के बाद, लोन पेयर या कुछ और, या दो टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो। ये बात समझ में आया। तो बेंड्स रूल कहां लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये चीज सीखते हैं। लिखो एक लाइन, according to this rule
according to this rule in non-regular geometry, this rule in non-regular geometry where all surrounding atoms are attached to central atom through single covalent bond then more electronegative surrounding atom prefers to attach with hybrid orbital having less percentage S character, and less electronegative surrounding atom percentage S character, and less electronegative surrounding atom attached to hybrid orbital with more percentage S character, second point लिखो, lone pair and multiple bond occupy that position of geometry which is having more percentage S character, बच्चों समझते हैं थोड़ा। उससे पहले ये समझते हैं कि बेंड्स रूल कहां लगेगा। एक तो नॉन रेगुलर ज्योमेट्री में तो हमेशा लगा सकते हैं अगर हमें डिसाइड करना हो कौन से एटम को कहां भेजना है। रेगुलर ज्योमेट्री में तब लगेगा जब उस सेंट्रल एटम पर मिनिमम दो टाइप की चीजें में दो डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं या फिर एक लोन पेयर एक एटम हो सकता है। अगर रेगुलर ज्योमेट्री है और एक ही टाइप की चीज जुड़ी हुई है तो कोई बेंड्स रूल नहीं लगेगा। और हम ये जानते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्लियर है। अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा, PCl2F3 ये लिखा हुआ है, PCl2F3। जब आप PCl2F3 के पास जाओगे तो हाइब्रिडाइजेशन पता है, सब पता है, लेकिन नॉन रेगुलर ज्योमेट्री है। नॉन रेगुलर ज्योमेट्री है तो ये तो हो गया फास्फोरस। अब इसमें फ्लोरीन कहां जाएगा? जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो, और परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें कहां पर कम है? एक्सियल पर। अरे वहां तो 90 डिग्री है ना एंगल, तो ये फ्लोरीन, लेकिन ये तो आना ही पड़ेगा, और क्लोरीन और ये क्लोरीन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। ऐसा कुछ जब स्ट्रक्चर होगा तो इसके अंदर हम बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो इसको A लिख दिया, इसको B लिख दिया, इसको C लिख दिया। ठीक है। अगर मैं A और B में कंपेयर करता हूं तो परसेंटेज एस कैरेक्टर किसके पास ज्यादा है? इस वाले के पास। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। ये बात समझ में आया? तो बॉन्ड लेंथ कम, तो यहां पर B और A में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? लेकिन ये तभी लगा पाएंगे जब सेम एटम हो। अब जैसे A और C में कंपेयर करना है तो A और C में तो कंपैरिजन कुछ है ही नहीं,
C ग्रेटर देन A, और C ग्रेटर देन A में क्या हो जाएगा, यहां साइज फैक्टर डोमिनेट्स, साइज फैक्टर डोमिनेट्स, साइज फैक्टर डोमिनेट्स। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं, समझ गए आप, लिखाइए। ये तो अंडरस्टूड है कि ये बॉन्ड लेंथ सेम होंगी, है ना, ये तो दोनों सेम ही होंगे ना, दोनों फ्लोरीन एक जैसे ही है, वो तो एक्सियल वाले तो। अगर मैं यहां पर B और C की बॉन्ड लेंथ में देखता तब भी C ग्रेटर देन B होता। साइज फैक्टर तो परसेंटेज एस कैरेक्टर के फैक्टर से ज्यादा बड़ा होगा। चले क्या, लिख लिया, देखो जरा। अच्छा, अगर मुझे A B C तीनों को एक साथ कंपेयर करना होता तो C सबसे ज्यादा क्योंकि साइज फैक्टर, B और A में, क्लियर है, समझ गए, लिख लें। अब जैसे मेरे पास ये लिखा है C, ये एंगल अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अब मेरी कुछ बातों को बहुत अच्छे से समझना, जिससे बेंड रूल आपको कभी दिक्कत ही नहीं देगा। जैसे मान लो CH4 होता तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री ही होता, कोई बेंड्स रूल नहीं लगता, क्योंकि एक ही टाइप की चीज है और रेगुलर ज्योमेट्री है, नो बेंड्स रूल। लेकिन यहां पर बेंड्स रूल लग जाएगा क्योंकि दो टाइप की चीजें हैं। तो जब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा तो sp3 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 आया होगा, तो हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर 25 25 25 और 25 ये आया होगा। अब जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गया वहां परसेंटेज एस घट जाएगा, तो यहां दो जगह घट जाएगा तो यहां बढ़ जाएगा। तो दो अलग अलग चीजें लगी होंगी, तो ओवरऑल परसेंटेज एस कैरेक्टर वहीं बैलेंस होना है, ये बात समझ में आया। और परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो यहां पर बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो गामा होगा, गामा के बाद बीटा होगा और बीटा के बाद अल्फा होगा। ये कहानी बनेगी, क्लियर है, समझ गए, लिख लें। चले आगे। यहां पर
CH बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, CH बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। देखो इधर लिख लो पहले आप, फिर बात करते हैं इसकी। देखो जरा CH बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करते हैं, देखना इसमें तो कोई बेंड्स रूल लगेगा ही नहीं, बोलो। बेंड्स रूल नहीं लगने का मतलब है रेगुलर ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन होगा, दैट इज परफेक्ट ज्योमेट्री। क्लियर है? यहां पर F ये, अब इसमें तो परसेंटेज एज कैरेक्टर 25% ही रहेगा सबके अंदर, ठीक है। अब एक लाइन याद रखो पूरा बेंड्स रूल करने के लिए, परसेंटेज एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यहां पर देखो 25 था, 25 है, 25 है, ये 25 है। यहां पर मान लेते हैं x% डिक्रीज हुआ, तो यहां पर x/3 बढ़ेगा सब में, ये फील आती है, x/3 बढ़ेगा सब में। यहां पर 25 25 25 था, तो यहां पर x घटा तो 3x बढ़ सकता है, और यहां पर 2 घटाने वाले हैं 2 बढ़ाने वाले हैं, तो 25 25 है, तो ये हमारा 25 और 25 में से x और x गए तो x और x बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर कहां दिख रहा है इसके अंदर, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, तो यहां पर CHF3 की बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो गई। उसके बाद CH2F2, उसके बाद CH3F, उसके बाद CH4। क्लियर? समझ गए? एक और इंटरेस्टिंग बात सीखते हैं इसमें, CF बॉन्ड लेंथ। अब CF बॉन्ड लेंथ के लिए तो ये है ही नहीं, चलो पहले आप ये लिखो। क्लियर चल रहा है? ये वाला जो लाइन है इसको कंपेयर, इसको पूरा देखना है, समझ में आया ना? परसेंटेज कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कर पा रहे हैं ना? कहां बेंड्स रूल नहीं लगेगा ये फील आ पा रही है? चले क्या? लिख लो लिख लो।
BF3, BCl3, BBr3 और BI3। इसमें बेंड्स रूल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। एक ही टाइप की चीज जुड़ी हुई है, तीनों फ्लोरीन है, इस पर तीनों क्लोरीन है। कोई परसेंटेजेस कैरेक्टर घटाने वाला है तो कोई परसेंटेजेस कैरेक्टर बढ़ाने वाला भी होना चाहिए, इसलिए मुझे दो टाइप की चीजें चाहिए। तो यहां पर बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज नो बैंड्स रूल। ये मैंने बहुत लोगों से ये क्वेश्चन पूछा है, मेरे को आज तक सही आंसर नहीं मिला। समझ में आया ना ये वाला क्वेश्चन? इसमें लोग कहते हैं रिपल्शन लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, जबकि कुछ नहीं लगेगा। बात समझ में आया? एग्जैक्टली कितना रहेगा? 120 डिग्री। क्लियर है? देखो इधर, CH2F2 CH3F। हाँ हाँ, इसमें हमको CF बॉन्ड लेंथ बतानी है। फिर से क्या होगा? ये 25% है ना, यहां पर 25-25 से घट जाएगा, दो लेने वाले हैं तो 25% से घटेगा और ये भी घटेगा। यहां पर 25% से घट जाएगा, इसमें भी 25% से घट जाएगा और इसमें भी 25% से घट जाएगा, इसके अंदर 25 से घटेगा। अब यहां पर एक चीज समझो आप, ये तो एग्जैक्ट 25 ही रहेगा, यहां पर घटाने वाला एक है और लेने वाले 3 है, तो यहां काफी घट सकता है। यहां पर घटाने वाले 3 है, लेने वाला 1 है, यहां सबसे कम घटेगा। समझ में आ रहा है? यहां घटाने वाले 2 हैं, लेने वाले 2 हैं, तो इसके अंदर अगर हमें बॉन्ड लेंथ की बात करनी है तो सबसे ज्यादा परसेंटेजेस कैरेक्टर तो इसी के अंदर रहेगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। हाँ, परसेंटेजेस कैरेक्टर से जब आप बॉन्ड लेंथ कंपेयर करोगे तो दोनों एटम सेम होने चाहिए, नहीं तो साइज फैक्टर तो डोमिनेटिंग होता ही है। अब कौन आएगा जिसमें परसेंटेजेस कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा? तो CH3F, उसके बाद क्लियर? समझ गए क्या कहा जा रहा है? लिख लेंगे।
SCH बॉन्ड एंगल यहां पर 25% ही रहेगा, ठीक है। अब HCH, तो HCH अगर हम देखते हैं तो यहां पर काफी सारा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ सकता है 25% से, है ना, क्योंकि 2 फ्लोरीन है, तो 2 फ्लोरीन है तो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर तो एसी में बढ़ेगा, तो बॉन्ड एंगल भी सबसे ज्यादा एसी का होगा। तो CH2F2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा और CH4 का बॉन्ड एंगल सबसे कम, ये समझ में आता है। अब इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो F ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, तो ये ज्यादा बढ़ाएगा, ये ज्यादा बढ़ाएगा, तो यहां पर CH3F और ये क्या आ जाएगा Cl। क्लियर है, समझ गए, क्योंकि क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है ना, इसलिए। जल्दी से लेके हटा दो, हटा दो। क्वेश्चन लिखो, प्रेडिक्ट पोलैरिटी, प्रेडिक्ट polarity of following compounds, predict polarity of following compounds। अब ये नॉन रेगुलर ज्योमेट्री है, तो अगर ये नॉन रेगुलर ज्योमेट्री है तो उसी के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। नॉन रेगुलर ज्योमेट्री में तो डायरेक्टली उसी के अकॉर्डिंग रखना होता है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं XeO3F2, तो XeO3F2 में ये चले जाएंगे हमारे ऐसे, और ये आ जाएगा फ्लोरीन, और ये आ जाएगा फ्लोरीन। क्लियर है। और यहां पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पर आ जाएगा क्लोरीन और यहां पर आएगा क्लोरीन। क्लियर है, समझ गए। तो यहां पर अगर आप देखो पोलैरिटी की बात करनी है तो ये एक दूसरे को एग्जैक्ट कैंसिल आउट, ये एक दूसरे को एग्जैक्ट कैंसिल आउट, डायपोल मोमेंट म्यू बराबर 0, इसका भी, ये समझ गए। अब यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा तो फोस्फोरस, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा तो ये CF3, CF3, CF3 है ना, और ये हमारा CS3 और CS3, तो ये डायपोल मोमेंट म्यू इसका 0 हो जाएगा। बोलो, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बताया था ना, सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो सेंट्रल एटम की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एज्यूम की जाएगी। ये हमारा CF3, ये हमारा क्या आ जाएगा CH3, 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 म्यू बराबर 0। लिख लें, नॉन रेगुलर ज्योमेट्री में डायरेक्टली बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग ही रख दो। चले, चले आगे। क्वेश्चन लिखो, कंपेयर
कंपेयर PCl bond length, compare PCl bond length among given compounds. Compare PCl bond length among given compounds. PCl bond length among given compounds. तो यहां पर PCl F4 PCl2 F3 PCl3 F2 लगाओ थोड़ा दिमाग, बताओ जरा मेरे को PCl बॉन्ड लेंथ। PCl5 में भी दो टाइप की बॉन्ड लेंथ होती है, अरे पता है ना। लेकिन ये जो हम परसेंटेज एस कैरेक्टर से बॉन्ड लेंथ जब भी कंपेयर करेंगे उसमें एक बात कॉमन है, क्या कि सेम एटम्स होने चाहिए। अगर अलग एटम्स हो गए तो साइज फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा। देखो इधर जैसे इसके अंदर P F यहां चला जाएगा, एक Cl यहां, ये हमारा Cl Cl और ये Cl, यहां पर F क्या PCl F4, हाँ तो वही लिखा है, ठीक है। PCl2 F3, ठीक है ना, और F Cl बच्चों एक बात याद रखो आप, ट्रायगोनल बायपैरामिडल ज्योमेट्री में जो परसेंटेज कैरेक्टर है वो पूरा पूरा 3 में फैला हुआ है। उधर तो P और Z होता है ना, तो वो तो परसेंटेज कैरेक्टर होता ही नहीं है, तो इन 3 से ही बात कर लो आप। यहां पर 3 से जब हम बात करेंगे तो इन दोनों में परसेंटेज कैरेक्टर घटेगा, इसका बढ़ेगा। पहले तो इक्वल ही रहा होगा, sp2 के अकॉर्डिंग बांट दो, 33-33-33%। यहां पर इसमें घटेगा, एक घटाने वाला है, 2 बढ़ाने वाले हैं, यहां पर कुछ नहीं होगा, नो चेंज। तो इसके अंदर आप लिख लिया करो, यहां 33% के करीब रहेगा, यहां पर ये हमारा घटाने वाला है, तो 33% से इसका घट गया, मान लो 2 घटा तो 1-1 बढ़ेगा। यहां पर घटाने वाले 2 है, बढ़ाने वाला 1 है, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर इसी को मिलेगा। परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज्यादा तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ आ जाएगी PCl F4 की, उसके बाद PCl2 F3 की, उसके बाद बोलो यार PCl3 F2 की। क्लियर है, समझ गए ये सारी कहानी, लिख ले। तो sp3d में इसी तरीके से दिमाग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कंपेयर SCl bond length compare SCl bond length and CL-SCl bond angle and CL-SCl bond angle between
SOCl2Br2 between SOCl2Br2 SOCl2Br2 and SOCl2F2 molecule. SOCl2F2 molecule. देखो SOCl2Br2 और SOCl2F2, ठीक है। अब इसके अंदर S डबल बॉन्ड O यहां आ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आ रहा है समझ? ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, क्लियर है? क्लियर है? यहां पर ये ऐसा, सबसे पहले मेरे को ये समझ में पूछा क्या है उसने, HCl की बॉन्ड लेंथ बतानी है। तो HCl की बॉन्ड लेंथ बतानी है, तो यहां चला गया ये एक्सियल पर, यहां इक्वेटोरियल पर। इक्वेटोरियल पे तो परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा हो गई, परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो ये बनाना आना चाहिए। नॉन रेगुलर ज्योमेट्री में तो पहले से डिसाइड करके लिखो ना कहां पर बनाना है, वो बता दिया बेंस रूल ने पहले ही। नॉन रेगुलर ज्योमेट्री में लोन पेयर और डबल बॉन्ड्स को रखो जहां परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहां रखना है जहां परसेंटेज कैरेक्टर कम है। समझ गए ना? और जहां एक ही टाइप की चीज जुड़ी हुई है और रेगुलर ज्योमेट्री है, तो उसमें तो हमको बॉन्डिंग वो बेंस रूल लगाना ही नहीं है। और बताओ जरा, एक और क्या पूछा है इसने? CL, ठीक है। तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, ये 180 दिख रहा है और ये कम ही दिख रहा है, तो कोई लगाओ ही मत, डायरेक्ट आ जाएगा ना एक्सियल इक्वेटोरियल है तो बॉन्ड एंगल बी हमारा ये लिख लें, ये टर्मिनल वाले हैं, ये मिडिल वाला है। बताएं जरा, सी है बॉन्ड लेंथ बताएं। थोड़ा दिमाग, बताओ। तो sp3 बनेगा तो बराबर कर दोगे तुम, खिल कर दिया तुमने, ऐसा थोड़ी होगा। क्या मिडिल वाले की बॉन्ड लाइन ज्यादा? देखो जरा, sp3 है,
sp3 है तो 25 25 25 25 और यहां पर 25 25 और ये 25। क्लियर है? यहां पर 3 कम करने वाले हैं और एक पर बढ़ेगी, यहां पर कम करने वाले 2 है और 2 बढ़ाने वाले हैं। तो ज्यादा कम किसके अंदर होगा? इसके अंदर। तो ज्यादा कम होगा तो परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए? समझे कैसे किया जाता है? अरे समझ गए? बेंजून लगाया कहां जाएगा ये समझ गए? चलो एक बात बताओ, XgO4 में बेंजून लगाऊंगा क्या? नहीं लगेगा। सेंट्रल एटम से एक ही टाइप की चीज जुड़ी हुई हो, लोन पेयर को भी मैं डिफरेंट चीज मानूंगा। समझ में आया? एक ही टाइप की चीज जुड़ी हुई होगी तो नहीं लगेगा। बात समझ में आया? ला मॉड्यूल दो मेरे को, कल डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि आज कुछ अच्छा पार्ट होमवर्क दे रहा हूं मैं। हाँ, ये बोला है मैंने कि ये तो समझ में आता है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो 25 25 25 और 25 होगा। तो जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाता है वहां पर परसेंटेज कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो यार 3 का डिक्रीज हो रहा है, 1 है बढ़ाने वाला, यहां पर 2 का डिक्रीज हो रहा है, 2 जगह है हमारी बढ़ाने वाली। तो 2 जगह जहां बढ़ाने वाली होगी तो वहां ज्यादा अच्छे से डिक्रीज हो सकता है ना। यहां पर लेने वाला 1 ही है, देने वाले 3 है, ऐसे करके कंपेयर करेंगे। और वो तो एक यूनिवर्सल लाइन है कि परसेंटेज कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अरे क्लियर है? चलो होमवर्क लिखो बच्चों अब आप। एक्सरसाइज 1 में 43 से लेके 50 तक और 57 58 59 एक्सरसाइज 2 में 50 से लेके 55 तक ठीक है, बाकी आप यही पढ़ो, है ना। और क्या कहते हैं, कल बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग खत्म करेंगे। समझ में आया ना? कल बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, उसके बाद MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बात समझ में आया? मिलते हैं।